नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले गिरिराज पत्रिका के जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और दिसंबर महीने का फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक साथ हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे उन सबको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अभी तक HPRC के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम हुए हैं उनमें आप उठाकर देखिए, गिरिराज पत्रिका को मैच कीजिए। हर एक पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक पेपर में आप ये करंट अफेयर के क्वेश्चन या फिर आप कह लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस उप विभाग को आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपविभाग घोषित किया गया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा सब डिवीजन ऐसा है जिसको अभी जो है वो पहला हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन घोषित किया गया है। ये पांगी जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पांगी को जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी जो है वो जानेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखने के लिए हैं वो ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि पर जो लोग निर्भर हैं वो लगभग 53.95 लोग जो हैं कृषि पर निर्भर हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो कृषि और उससे जुड़े हुए सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं, वो GSBA में कितना कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं, तो वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 14.70% का जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑफिशियल डाटा जो है वो बताता हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सब डिवीज़न जो है वो कितने आते हैं। सब डिवीज़न आते हैं और ये मैं कब तक का डाटा जो है वो आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको मार्च 2025 तक का डाटा जो है वो बता रहा हूँ। मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 81 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितने सब डिवीज़न जो है वो आते हैं, तो यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितने सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। चंबा में जो है वो 7 सब डिवीज़न आते हैं। इनमें से एक सब डिवीजन तो ये पांगी आता है, एक चंबा खुद आता है, एक डलहौजी आता है, एक सलूनी सब डिवीजन आता है, एक भटियात और चौरी सब डिवीजन आता है, एक भरमौर सब डिवीजन आता है, एक चुराहा सब डिवीजन जो है वो आता है। तो ये 7 सब डिवीजन आते हैं। कौन कौन से? चंबा हो गया, पांगी हो गया, डलहौजी हो गया, सलूनी हो गया, भटियात हो गया, भरमौर हो गया, चुराहा हो गया। ये सब डिवीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही कुछ और डाटा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कितनी तहसील आती हैं, तो मार्च 2025 तक का ही डाटा है। चंबा में 9 जो है वो तहसील आती हैं और 6 जो है वो सब तहसील जो है वो आती हैं। इस डाटा को नोट कर लेना, यहाँ पर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताना कि आपको जो है ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें हिमाचल के सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील से ऐसा डाटा दिया गया हो, तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेकर जो है वो आएंगे। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉन 3rd प्राइज इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 है, बस रिवीजन ही है आपके लिए ये एक। इससे पहले इस क्वेश्चन को जो है वो हम अच्छे से जो है वो पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में तीसरा रैंक जो है वो किसका यहाँ पर रहा। तीसरा रैंक जो है वो यहाँ पर रहा है किसका? नालागढ़ का, डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ का तीसरा रैंक जो है वो रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के जब रिजल्ट आए तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी। एक कैटेगरी 1 थी, एक कैटेगरी 2 थी, एक कैटेगरी 3 थी। कैटेगरी जो 3 थी इसमें हिमाचल जो है वो फॉल करता है और कैटेगरी 3 में आपने ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, नालागढ़ जो है वो कैटेगरी 3 में तीसरे नंबर पर जो है वो रहा है। और इसको जो कैश प्राइज मिला है वो मिला है 0.125 करोड़, यानी कि इसको जो है 12.5 लाख का जो है वो इसको कैश प्राइस जो है वो मिला है। अब यहाँ पर आपने कुछ और भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी 2023 की, इसमें भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सिटीज के द्वारा टॉप किया गया था। अब हिमाचल तो कैटेगरी 3 में ही आता है। कैटेगरी 3 में 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो पहला रैंक रहा था परमाणु का। परमाणु का जो है वो पहला रैंक रहा था। दूसरा रैंक जो है वो काला अम्ब का जो था वो रहा था। ठीक है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का परमाणु पहले नंबर पर रहा और काला अम्ब दूसरे नंबर पर जो है वो रहा। और 2024 की जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई इसमें नालागढ़ जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहा। यहाँ से इतना ही डाटा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, सीमा क्लिंचेस गोल्ड इन टाटा स्टील वर्ल्ड 25,000 मीटर रेस बिलोंग फ्रॉम विच
डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि टाटा स्टील वर्ल्ड में सीमा ने स्वर्ण पदक जीता 25,000 मीटर की दौड़ में। बोलते हैं हिमाचल के किस जिले से ये संबंध रखती हैं, तो सीमा ने जो है वो 25,000 मीटर की रेस में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और ये चंबा जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विस्तृत वे में जो है वो विस्तृत जानकारी थोड़ी सी मिल सके। यहाँ पर सीमा जो है वो चंबा के जो है वो आपने ध्यान रखना है रीता विलेज से संबंध रखती हैं। अब सीमा ने यहाँ पर जो है वो एक नया रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया है। सीमा ने 1 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड में जो है इस रेस को जो है वो क्रॉस किया है और इन्होंने जो है वो 2017 में बना सूर्या एल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। ये भी आपने सीमा के बारे में ध्यान रखना है। बस इतना सा यहाँ से याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बर्च भोजपात्रा बार्क मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बर्च जो है ना, बर्च यानी कि जो बर्च की छाल है, भोजपात्र जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जंगलों में ये पाया जाता है? एक पेड़ होता है, उसकी छाल से ना उसकी छाल निकलती है और जब वो छाल निकल कर बाहर आती है तो वो भोजपात्र का काम करती है। भोजपात्र पुराने ज़माने में जो है लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो था वो होता था। अगर कभी आप हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट एरिया में गए होंगे तो भोजपात्र के पेड़ आपने जो है वो ज़रूर देखे होंगे। अब बोलते हैं कि ये कौन से फॉरेस्ट में जो है वो पाया जाता है, तो ये सब एल्पाइन फॉरेस्ट में जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब एल्पाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है, परंतु यहाँ से कुछ फॉरेस्ट की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। फॉरेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस किस तरह के फॉरेस्ट हैं और आपको जो है वो क्या क्या याद यहाँ पर रखना है। देखिए हिमाचल प्रदेश में ना अलग अलग तरह के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये 350 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये 350 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और हिमालयन सब ट्रॉपिकल ब्रोड लीव्ड हिल फॉरेस्ट 900 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये 1500 मीटर से जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और कुल्लू, शिमला, चंबा, मंडी के नॉर्थ में ये पाए जाते हैं। एक हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी आता है। ये ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो 1800 मीटर से जो है वो 3000 ये जो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं ये 1800 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो पाए जाते हैं और ये लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। एक आते हैं सब एल्पाइन फॉरेस्ट। ये 3000 मीटर से जो है वो 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो पाए जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये भोजपात्र, यहाँ पर सिल्वर फर देखने को मिल जाएंगे, रोडोडेंड्रोन की स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगी। तो ये आपने सब एल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद मॉइस्ट एल्पाइन, स्क्रब एल्पाइन पेस्चर्स भी आते हैं। वो 3500 मीटर से ऊपर के एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट आती है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और हाई पासिस, चंबा, कुल्लू के आते हैं, वहां पर ये जो है वो ये रेंज पाई जाती है 3500 मीटर से ऊंचाई वाली रेंज। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि भोजपात्र कितनी रेंज पर पाया जाता है। ये क्यों चर्चा में आया? ये अभी देखो चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि भोजपात्र का कुछ स्मगलिंग हो रही थी, वो इस तरह से पकड़ी गई चंबा के पांगी में, तब ये चर्चा में आया। हमें तो वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में हमारी हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर्स आ स्पेसिफिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP की बात की जा रही है, फॉर नेचुरली ग्रोन व्हीट एंड मेज एट द कॉस्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं और मक्के के लिए जो है वो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। वो कितना मिनिमम समर्थन मूल्य जो है वो इसके लिए दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्हीट और मेज की, यहाँ पर मुख्य रूप से बात की गई है गेहूं और मक्के की। तो गेहूं और मक्के की अगर हम बात करें तो गेहूं और मक्के के लिए जो MSP दिया जाता है, गेहूं के लिए दिया जाता है 60 रुपये पर केजी और मक्के के लिए दिया जाता है 40 रुपये पर केजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए प्राकृतिक रूप से जो है वो कच्ची हल्दी जो उगाई जाती है, कच्ची हल्दी पर भी जो है वो समर्थन मूल्य मिलता है। कच्ची हल्दी पर जो है वो 90 रुपये पर केजी का जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो सरकार देती है। पांगी घाटी की हम बात कर रहे थे, तो पांगी घाटी जो है वो नेचुरली जो है वो सब डिवीजन घोषित किया गया है इसको। अब बोलते हैं पांगी घाटी के किसानों द्वारा जो प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ होते हैं उसके ऊपर भी सरकार MSP देने की बात जो है वो कहती है। तो पांगी घाटी के किसानों द्वारा जो प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ हैं उनके ऊपर 60 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो MSP सरकार जो है वो देती है।
ठीक है, कितना 60 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। और गाय और भैंस के दूध पर भी जो है वो एमएसपी दिया जाता है। और कहा गया ये कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो ये समर्थन मूल्य जो है वो देता है। गाय के दूध पर जो है वो सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य 32 रुपए पहले हुआ करता था, हमने बढ़ाकर 51 रुपया जो है वो प्रति लीटर कर दिया है। भैंस के दूध पर बोलती है सरकार की भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य पहले 47 रुपए होता था, हमने बढ़ाकर 61 रुपये जो है वो कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एमएसपी दिया जाता है ये कितना दिया जाता है भैंस और गाय के दूध पर। एमएसपी जो दिया जाता है वो कच्ची हल्दी पर कितना दिया जाता है, एमएसपी जो दिया जाता है वो गेहूं पर कितना दिया जाता है, मक्के पर कितना दिया जाता है, पांगी घाटी में जौ का एमएसपी कितना है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेबीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। देखिए, अगर आप तैयारी इन एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपकमिंग टीजीटी का एग्जाम है, जेबीटी का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, तो हमने एक ऑफर रखा है कि टॉप 100 एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। आप उसमें जो है वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अब पोस्टें तो आएंगी हिमाचल प्रदेश में, टीजीटी के पेपर हो चुके, मेडिकल के हो चुके, नॉन मेडिकल के स्टार्ट हैं, और उसके बाद जो है वो आर्ट्स के पेपर भी ऐसे ही हो जाएंगे, जेबीटी के हो जाएंगे, पटवारी के हो जाएंगे। जो नौकरी ले लेगा वो ले लेगा। बाकी तो दिल को तसल्ली देने वाला काम है कि आप किस तरह से जो है वो दिल को तसल्ली जो है वो यहाँ पर देते हैं। मेहनत कर रहे हैं, स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, कमियों को एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये सही मौका है आपके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर आगे बढ़ने का। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली द डोर्स ऑफ बिजली महादेव टेम्पल क्लोज्ड फॉर डिवोटीज। बिजली महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं बिजली महादेव जो मंदिर है ना, इसके जो दरवाजे हैं वो श्रद्धालुओं के लिए अभी कुछ टाइम के लिए जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बोलते हैं कि बिजली महादेव मंदिर जो है वो कहाँ आता है। तो बिजली महादेव मंदिर के जो आप कहेंगे कि कपाट हैं वो 3 महीनों के लिए लगभग बंद कर दिए गए हैं, और 3 महीनों के लिए ये बंद कर दिए गए हैं। अब ये 15 मार्च 2026 को जो है वो खोला जाएगा। ये कुल्लू में जो है वो बिजली महादेव मंदिर आता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कहा जाता है कि जो देवी देवता हैं वो जो है वो स्वर्ग प्रवास पर जो है वो अब चले जाते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो 3 महीने के लिए वो स्वर्ग की ओर गए हैं, और इसलिए जो है वो बिजली महादेव मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। अब हम बात यहाँ पर मंदिरों की कर लेते हैं। ये जो बिजली महादेव मंदिर है ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमारे पास कुछ और भी मंदिर आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में माता हडिम्बा देवी का मंदिर आता है, पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो नग्गर में एक मंदिर आता है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में मनु टेम्पल आता है, ये पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मल्लाना को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, तो मल्लाना में जमलू टेम्पल, जमलू देवता जी का मंदिर जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो बजौरा टेम्पल जो है वो आता है, शिखर स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर आपने जो है वो कुल्लू के ध्यान रखने हैं कि ये कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। आप बताइए मुझे कि लक्षणा देवी मंदिर है चंबा में, ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। चंबा का लक्षणा देवी मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पेकुवेला सोलर प्रोजेक्ट इज 30 मेगावाट, कैपेसिटी ऑफ अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट इज 10 मेगावाट, और कैपेसिटी ऑफ भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट इज 5 मेगावाट। तो यहाँ पर कैपेसिटीज दी गई हैं कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम सही की बात करते हैं तो ये जो कैपेसिटी दी गई है भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट की, ये 5 मेगावाट ही जो है वो आती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर दी गई है। कैपेसिटी जो अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट की आती है वो 10 मेगावाट ही जो है वो आती है, ये भी सही दिया गया है। और कैपेसिटी जो पेकुवेला सोलर पावर प्रोजेक्ट की आती है वो 30 मेगावाट नहीं आती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये पेकुवेला सोलर परियोजना जो है वो ऊना में है, हजारों बार अभी तक हम पढ़ चुके हैं गिरास पत्रिका में इसके बारे में कि ये 32 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। अगर अभी भी गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि रिवीजन की सख्त जरूरत जो है वो आपको है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, और बाकी इनकरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। हम बात करते हैं कि ये सोलर परियोजनाएं जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित है। जैसे कि पेकुवेला परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। पेकुवेला परियोजना जो है वो ये जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अब ये अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है। अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का है, और ये भी जो है वो ऊना में ही जो है वो आता है। ये भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये 5 मेगावाट की परियोजना है, और ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आती है। तो इन परियोजनाओं के बारे
बारे में, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, कितने मेगावाट की परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सी परियोजना जो है वो सही रूप से मैच नहीं की गई है। परियोजनाओं के बारे में हमने अक्सर पढ़ा है, यहाँ पर जो है वो एक सोंगटोंग कड़छम परियोजना, थाना पलोम परियोजना, सैंज परियोजना और किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए ये जो सोंगटोंग कड़छम परियोजना आती है ये कितने मेगावाट की जो है वो आती है। अगर हम सोंगटोंग कड़छम परियोजना की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, ये 450 मेगावाट की ही परियोजना जो है वो आती है और ये कहा गया है कि इसको नवंबर 2026 तक जो है वो कमीशन कर देना है। अब देखिए ये पहला तो सही है। दूसरे में बोलते हैं थाना पलोम परियोजना, थाना पलोम परियोजना जो है वो मंडी में आता है और ये 191 मेगावाट की परियोजना आती है, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आगे सैंज परियोजना दिया गया है, सैंज परियोजना जो है वो 100 मेगावाट की परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। सैंज परियोजना भी 100 मेगावाट की ही आती है। आगे दिया गया है किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना के 550 मेगावाट की परियोजना आती है। देखिए ये जो किसाऊ बांध परियोजना है ना ये 550 मेगावाट की नहीं आती, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज नॉट 550 मेगावाट, इट इज 660 मेगावाट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 660 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ये जो है वो टॉन्स नदी के ऊपर है और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच में जो है ये परियोजना है। किसके बॉर्डर के बीच में? हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच में परियोजना। कुछ परियोजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, एग्जाम में पूछी गई तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा वहां से। बोलते हैं जो कसांग परियोजना आती है वो कितने मेगावाट की है? वो 243 मेगावाट की परियोजना है। सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? 111 मेगावाट की ये परियोजना है। और वैसे ही आपने रेणुका जी परियोजना ध्यान रखना है, 40 मेगावाट की ये रेणुका जी परियोजना है। एक जिप्सा डैम परियोजना आती है, जिप्सा डैम परियोजना कितने मेगावाट की है? ये 300 मेगावाट की परियोजना है। एक कसांग स्टेज 4 परियोजना भी आती है, ये जो हमने इससे पहले पढ़ी ना ये कसांग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। कसांग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट 243 मेगावाट का है और कसांग स्टेज 4 परियोजना 48 मेगावाट की है। त्रिवेणी महादेव परियोजना आती है, ये 72 मेगावाट की है, 72 मेगावाट की है। सुरगानी सुंडला परियोजना आती है, ये 48 मेगावाट की है। और एक जांगी थोपन जो पवारी परियोजना आती है, ये जांगी थोपन पवारी परियोजना 780 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। तो इतना आप इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रख लीजिए कि कौन सी परियोजना कितने मेगावाट की जो है वो है। ये इसके बारे में क्वेश्चन बना तो यहाँ से सही हो जाएगा। और भी बहुत सारी परियोजनाएं हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सी जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो औसत मानव विकास सूचकांक है वो कितना है। हिमाचल प्रदेश का जो एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.78 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु ये स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये रिवीजन आपका इसका हो रहा है यहाँ पर और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए दूसरी बार जो है वो पढ़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का में जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.78 है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया का जो एवरेज आता है वो 0.63 जो है वो आता है। तो पूरे इंडिया से ज़्यादा ही हिमाचल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो है। हिमाचल प्रदेश देखो एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर सीमित संसाधन है, उसके बावजूद भी जो है ये जो है वो बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में आप और क्या क्या इस तरह का डाटा जो है वो याद रख सकते हैं, तो हम फिलहाल तो हम चलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का यहाँ पर कोट किया जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि जीवन जीने की प्रत्याशा जो हिमाचल प्रदेश की है वो कितनी है। अगर हम 2014 से 2018 के बीच में बात करते हैं तो ये 72.9 थी। 72.9 ईयर ये हुआ करती थी, 72.9 ईयर हुआ करती थी 2014 से 2018 के बीच में, परंतु 2016 से 2020 के बीच में ये कितनी है? ये 73.5 जो है वो है। 73.5 ईयर जो है ये है। इन 2016 to 20 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल की अगर हम 2016 से 2020 के बीच में बात करते हैं तो वो 70.3 ईयर है। और अगर हम दूसरी ओर फीमेल की देखते हैं कि फीमेल की जीवन जीने की प्रत्याशा हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो वो जो है वो 77.5 ईयर जो है वो आती है। 77.5 ईयर जो है वो आती है। तो फीमेल की जो है वो एज कंपेयर टू मेल जो है वो जीवन जीने की प्रत्याशा हिमाचल प्रदेश में जो है वो ज़्यादा है। तो ये 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डाटा है, अभी तक एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। इसको हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वो हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट वट विद द लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया गया है, परंतु इसका साक्षरता दर जो है
वो कितना है। तो इसका जो साक्षरता दर अभी नोट किया गया है वो 99.30% जो है वो नोट किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 99.30% हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो है वो नोट किया गया है। और शिक्षा के, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है वो देश भर में जो है वो 5वें स्थान पर है शिक्षा के मामले में। यही रैंक हिमाचल का पहले 21वां रैंक जो था वो हुआ करता था, अभी 5वां रैंक हिमाचल का हो गया है। कुछ लिटरेसी रेट के बारे में भी ऑफिशियल डाटा जो है वो जानते हैं हिमाचल प्रदेश का हम। देखिए, ये तो हो गया कि हिमाचल को फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। 2011 की जब जनगणना हुई ना, तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट था वो 82.80% था। कई बार बोलते हैं कि इंडिया के जो लिटरेसी रेट है उससे कितना ज़्यादा ये था, तो इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है। और इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8.8% अधिक जो है वो हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो आता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे कि मेल लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मेल लिटरेसी रेट हिमाचल का 89.53% जो है वो है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का कितना है, वो 75.93% जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो मेल लिटरेसी रेट हिमाचल का, फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का, और जो पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट है और हिमाचल का लिटरेसी रेट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो सब आपने यहाँ पर जो है वो एक साथ जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, बोलते हैं हाल ही में सोलन के सवाथु से किसकी 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली है। सोलन के सवाथु से अभी जो है वो स्नैक हेड मछली की जो है वो प्रजाति मिली। तो ये कौन सी मछली की ब्रीड यहाँ पर मिली है, स्नैक हेड मछली की मिली है यहाँ पर, और ये 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी जो है वो खोपड़ी यहाँ पर मिली है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं डिजी लॉकर पर नागरिक सेवाओं के एकीकरण के लिए हिमाचल को कौन सा अवार्ड मिला है। तो हिमाचल को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है। पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड हिमाचल को मिला है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, तो वो रितु नेगी थी। रितु नेगी जो है वो हिमाचल से संबंध रखती हैं। अब हिमाचल के कौन से जिले से ये संबंध रखती हैं वो आप कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है हम पहले गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए कि कौन से जिले से ऋतु नेगी संबंध रखती है। इतिहासकार जेडी कनिंघम किन्नौर कब पहुंचा था, तो कनिंघम किन्नौर लगभग 1841 के करीब पहुंचा था। अक्टूबर 1841 में जो था ये किन्नौर जो था वो पहुंचा था कनिंघम। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश बनने पर कोटी रियासत को महासू जिला की किस तहसील में मिलाया गया था। तो देखिए कोटी रियासत को जो है वो महासू एक जिला हुआ करता था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 को, तो कसुम्पटी में जो था वो मिलाया गया था। आप ध्यान रखें कि 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले हुआ करते थे। महासू इज वन ऑफ देम। महासू जिला एक हुआ करता था। महासू के अलावा जो है सिरमौर जिला हुआ करता था, मंडी जिला हुआ करता था, चंबा जिला हुआ करता था। ये जिले हुआ करते थे। दुनिया की एकमात्र शाकाहारी मकड़ी कौन सी है, तो दुनिया की एकमात्र शाकाहारी मकड़ी जो है वो बघीरा किपलिंग जो है वो है। आगे बोलते हैं कागज की परतों से बनी पेंसिल का क्या नाम था, तो ये जो है वो ब्लेसडेल पेपर पेंसिल जो था वो कहलाती थी। पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखी थी, तो पंजाब नेशनल बैंक की नींव लाला लाजपत राय जी के द्वारा रखी गई थी। चींटी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, तो चींटी को संस्कृत भाषा में पिपलिका जो है वो कहते हैं। संस्कृत जरूर पढ़ी होगी आपने 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास में, तो जरूर आपको ये याद आया होगा कि पिपलिका जो है वो इसको बोलते थे। कहानियां होती थी संस्कृत में ऐसी। आगे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। यहाँ पर बात यूपीएससी की जा रही है कि यूपीएससी की स्थापना कब की थी। हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी आप कमेंट कर बताइए। आगे बोलते हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है। मंगोलिया के राष्ट्रपति जो है वो खुरेल सुख उखना जो है वो है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वो जो है वो शिरीष चंद्र मुर्मू है। और गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जो है वो गवर्नर है। तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 किसे दिया गया है, ये जो है वो सुनील अमृत को जो है वो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये जो है वो पलाऊ देश में जो है वो आयोजित किया गया है। अक्टूबर 2025 में ये पलाऊ में जो था वो किया गया था होस्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्लेम व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ लैंड इन चंडीगढ़, की हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में कितनी प्रतिशत भूमि का दावा जो है वो करता है। तो ये क्वेश्चन हम इससे पिछले एडिशन में पढ़ चुके हैं। अब कमेंट कर जो है वो बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में कितने % भूमि का दावा जो है वो करता है। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।